मेरे को अभी बता, कौन बताएगा मेरे को ये फटाफट? कल किसने पूछा था, किसने डाउट रखा था मेरे आगे? मैम मैं मनीषा। मैम मैंने रखा था। हाँ जी। हाँ जी। शिवानगी जी। आपका नाम में गड़बड़ कर देती हूँ। मैम शिवांगी। शिवांगी। शिवानगी। शिवानगी। हाँ ठीक है। मैम आप। शिवानगी जी, आप हाँ बताओ। ठीक। मैम मैंने इसको पढ़ा नहीं एक्चुअली, मैं सुबह से एनाटॉमी पढ़ रही हूँ आज। कोई कोई बात नहीं, शिवानगी जी। शिवानगी। शिवानगी। अब ठीक है। शिवांगी। हाँ, शिवांगी। शिवानगी। चलो, अब फिर कौन किसने पढ़ा है, कौन बताएगा मेरे को इसके अलावा? मैम मैंने थोड़ा सा पढ़ा तो मुझे ऐसा समझ में आया, थोड़ा ही पढ़ा मैंने कि इसके लिए जैसे हमारा नॉलेज कोई चीज पर डिपेंड होता है, जैसे यह आर्टिफिशियल स्टिमुलेंट है हमको पावलो की थ्योरी में। तो इसमें हम डिपेंड हो गए हैं, हम एक ऑब्जेक्ट पे डिपेंड तो हो गए आपने हैं। आपने अभी क्या बोला, पता लो की थ्योरी, ऐसा कुछ बोला क्या आपने अभी? इवान पावलो। अच्छा अच्छा। मेरे को सुनने में आया पता लो की थ्योरी। मैं कहा ये पता लो कहाँ से आ गया। इवान इवान पावलो पावलो पावलोन और हाँ जी। पावलो हाँ प्रोनाउंसिएशन है जी। इसका। तो हाँ जी। हमारा नॉलेज एक हमारा जो अब जैसे हम एज अ एजुकेशन में लेंगे इसको, तो हमारा नॉलेज किसी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड होगा, बट हमारे मेमोरी में वो ऑब्जेक्ट के बाद वो चीज आएगी। तो किसी पे हम डिपेंड है हमारा नॉलेज। बट नॉलेज वो होता है जो हमको, आप बोलते हैं इंट्यूशन, हमको अंदर से आए। दैट इज रियल नॉलेज। हमारा नॉलेज किसी चीज के साथ उसको रिलेट ना हो, क्योंकि मैम मैं बोलूं। आर्टिफिशियल है ऐसा इसके लिए। मैम मैं बोलूं। मैम आप हेलो। म्यूट बोल रहे हो। सॉरी सॉरी। हाँ निशा जी, ये ध्यान नहीं रहता मेरे को, अभी कोई बोल रहा था तो माइक अनम्यूट करना पड़ता है। हाँ जी। जी निशा जी, बोलो आप। मैम मैं कह रही जैसे मनीषा जी ने बोला कि ठीक है, बिल्कुल ठीक है वो, कि वो मतलब एक खुद से नहीं आया, उसको एक दिया गया एक कि हाँ ये बेल बजेगी तो आएगा, क्योंकि इसीलिए वो टेम्परेरी है शायद। एक तो खुद से नहीं आया, सेकंड चीज कि जब कुछ टाइम के लिए बेल बंद हो गई, जैसे कुछ टाइम के लिए बेल हम्म। बंद कर दी गई बजाना, हाँ और हाँ हाँ। उसको फिर जब कंटिन्यू आगे, मतलब कुछ टाइम के गैप के बाद जब बेल कंटिन्यू कंटिन्यू बजाने की रखा रहा, तो वो किसी भी तरह की बेल की आवाज पर उसका रिएक्शन हम्म। होने लग गया। जरूरी नहीं कि उसी हम्म। तरह की बेल की आवाज पर, किसी भी तरह की बेल की आवाज पर उसका रिएक्शन होने लग गया। तो मीन्स वो एक जगह पे स्थिर नहीं रहा। ओके। ओके। आपने ज्यादा वर्ड मुश्किल हो दोनों में। जाते हैं मुझे लग रहा है। हाँ जी उषा जी, आप बोलना। मैं पूछ रही थी कि आप डिफरेंस पूछ रहे हो ना पावलोव और स्किनर का। उषा जी, कल क्या था, हमने थ्योरी पढ़ी थी, तो उस थ्योरी के अंदर ना हमारा, मैंने एक पॉइंट ये बोला था कि जो पेवलव थ्योरी है ना, उसकी एक लिमिटेशन ये थी कि इसके अंदर नॉलेज ना टेम्परेरी रहती है। ठीक है। और फिर हमने एक एग्जाम्पल ऐसा लिया था कुर्सी वाला, जिसके अंदर एग्जाम्पल से हमें ये समझ आ रहा था कि यहाँ तो नॉलेज परमानेंट हो रही है बच्चों की। अगर बच्चों को कोई इमेज दिखा दिया, इमेज के थ्रू बताया जाता है कि ये कुर्सी है, तो वो कुर्सी शब्द लिखा हुआ और देखने से बोलना सीख जाते हैं, और वो बोलना तो उनका परमानेंट हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन था हमारा। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या समझा है। देखो, हमने जो एग्जाम्पल दिया था ना, वो एग्जाम्पल ही गलत था शायद। ये एग्जाम्पल यहाँ पे सेट आएगा ही नहीं। अब हम एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं। ठीक है। हाँ जी, मैं अभी शिवांगी जी, मैं आपसे भी बात करती हूँ। कल एक बार मैं ये एग्जाम्पल चेंज कर देती हूँ। ये एग्जाम्पल यहाँ के लिए सेट नहीं था। इसके लिए हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे देखो, जैसे पेरेंट्स किसी के भी, मान लो किसी के पापा आते हैं, ठीक है। बच्चे को क्या होता है कि मेरे पापा, जैसे ही बाइक का हॉर्न बजते हैं, बाइक का, कार का, किसी भी चीज का, घंटी, कोई भी हॉर्न बजता है, तो वो देखते हैं कि मेरे पापा आ रहे हैं। और वो क्या होता है कि अभी बाइक का हॉर्न बजा है तो पापा मेरे लिए खाने की चीज लेके आए हैं, तो बच्चा फटाफट जाता है दरवाजे की तरफ। और बाइक का हॉर्न देखते ही उसको ये हो जाता है कि हाँ, अब पापा क्या लेके आए हैं, खाने की चीज लेके आए हैं। और वो क्या ले लेता है, खाने की चीज लेके अपना खा लेता है। अगर ये कुछ टाइम लगातार रहे ऐसे ही ना, हॉर्न रोज बजता रहे और रोज उसके पापा उसके लिए कुछ खाने की लेके आते रहे, तो वो उसके अंदर एक लर्निंग हो जाती है कि अब हॉर्न बजा है, अब कुछ खाने का आएगा। ठीक है। लेकिन अगर यही सेम चीज, हॉर्न, उसके पापा आए, कार, बाइक या कार का हॉर्न बजा, लेकिन कुछ खाने के लिए नहीं लेके आए, वो एक बार दरवाजे पे आएगा, देखेगा कुछ नहीं आया खाने का।
अगली बार फिर फौरन बजा लेकिन खाने का कुछ नहीं लेके आए, तो फिर वो दरवाजे पे आकर देखेगा कि अब भी कुछ नहीं आया, तो फिर वो क्या करेगा कि भाई अब हॉर्न बजता है लेकिन खाने का कुछ नहीं आता, तो जो उसने लर्निंग की थी कि अब मेरे को कुछ मिलेगा खाने का, वो वहां पे क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे ही छोटे बच्चों के साथ नहीं करते थे हम, अभी भी करते हैं। जैसे मान लो जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनका ना झूला बनाते हैं, है ना, झूला आता है जो छोटा सा, जिसके अंदर वो बच्चे ऐसे ऐसे हम झुलाते हैं उसको, तो झूले के ऊपर क्या कर देते हैं हम, बहुत सारे ना खिलौने लगा देते हैं। ठीक है, खिलौने लगा दिए, अब बच्चे को कहीं, या कुछ ऐसा भी करते हैं कि बच्चे को अगर बोतल देनी है दूध की, दूध पीना है अभी तेरे को, दूध पी ले, उसके सामने कुछ ऐसा रखते हैं जिससे एक्साइटेड होके वो क्या कर लेते हैं, दूध पी लेते हैं। या आजकल तो बॉटल्स ऐसी आ चुकी है कि बॉटल इतनी अट्रैक्टिव होती है बच्चों की कि उस अट्रैक्शन को देख के वो क्या कर लेते हैं, दूध को पी लेते हैं। अगर वो अट्रैक्शन सिर्फ अट्रैक्शन हो, ठीक है, उसके अंदर दूध ना हो, तो एक बार तो बच्चा क्या करेगा, उस बॉटल को जैसे दूध के लिए करते हैं ना, निप्पल को लेते हैं, तो वैसे वो एक बार लेगा, ठीक है, दूध नहीं मिला उसको, वो 2-3 बार करेगा, लेकिन जब उसको आखिर में दूध नहीं मिलेगा तो उसका उस बोतल के लिए अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? अब समझ आया आपको? यस मैम। हाँ जी। शिवांगी जी आपको समझ आया? शिवांगी जी आपको समझ आया? यस मैम, थोड़ा थोड़ा आया है, हाँ जी। हो कुछ और? जाएगा और क्लियर हो जाएगा मैम, ये क्लियर धीरे धीरे। धीरे धीरे, धीरे धीरे नहीं क्लियर करना हमें, अभी क्लियर करना है हमें। इसके अंदर सिर्फ इतना है कि आपकी ये वो एग्जाम्पल तो ठीक था एग्जाम्पल में, लेकिन उसमें परमानेंट लर्निंग थी। लेकिन हमारा एग्जाम्पल क्या है, हमें एग्जाम्पल वो देना ही नहीं था, हमें एग्जाम्पल ही ऐसे लेने थे जिसके अंदर हमारी क्या हो, परमानेंट लर्निंग ना हो। हमें अपने यही हो गया ना, ये तो हमने वो काम कर दिया, जैसे रिसर्च में हमने रिजल्ट निकालना था और रिजल्ट हमारा कुछ और आ रहा था, हमने उसकी बजाय जो हमें निकालना है ना वो रख दिया वहां पे कि ले भाई हमें तो ये निकालना है, हमने ये रख दिया। लेकिन एग्जैक्टली ये रखने वाला हमने काम नहीं किया, कोई टेम्परेरी काम नहीं किया। एक्चुअल में मतलब भी इसका ये है कि कुछ इस तरीके से लर्निंग होती है। कोई भी ऐसा एग्जाम्पल लेना जिसमें लर्निंग क्या हो बच्चे की, परमानेंट ना हो, ठीक है, वो किसके अंदर आ जाएगी, आपके पेवलव क्लासिकल कंडीशनिंग का पार्ट आ जाएगी। समझ आई आपको बात? यस मैम। ओके, चलो फिर आज का टॉपिक शुरू करें। किसी और का कोई डाउट? टेम्परेरी मेमोरी में एक्शन, फिर में मैसेज फटाफट चला जाता है। हाँ जी, क्या लिखा है? टेम्परेरी मेमोरी में एक्शन में चेंज होने पे रिएक्शन चेंज हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही होता है कि जब आपके पास टेम्परेरी मेमोरी होती है तो आप अगर एक तरीके के रिएक्शंस, आप अगर एक्शन आप कर रहे हो तो आपके उसी अकॉर्डिंग रिएक्शन आते हैं, लेकिन जब आपके एक्शन चेंज होते हैं तो आपके रिएक्शन भी चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, फिर शुरू करें टॉपिक। एक ही थ्योरी करनी है हमें आज, फिर हमारा ये चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। और मैं सोच रही हूँ अगर टाइम बचा तो आज चैप्टर थर्ड भी कंप्लीट कर देंगे, बिल्कुल छोटा सा, उसमें कुछ ज्यादा काम नहीं है। ठीक है, चलो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक बार हिंदी में करना आप और फिर इंग्लिश में करेंगे एंड आपको समझ आ जाएगी थ्योरी। ये थ्योरी किससे रिलेट करती है थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। थ्योरी है ट्रायल और एरर के बेस पे। किसके बेस पे? ट्रायल और एरर के बेस पे। मैं निकाल लेती हूँ एक बार, मैंने कहाँ लिखी हुई है ये थ्योरी। मैम स्किनर का नहीं बताओगे? स्किनर तो समझ आ गई थी। स्किनर में क्या था? स्किनर में तो यही था ना कि क्या थी स्किनर वाली थ्योरी? इसके अंदर ये था कि जब तक उसमें आपके साथ मोटिवेशन है। हाँ ये तो रैट वाला एक्सपेरिमेंट ना, जहाँ पे हाँ वो हाँ हाँ लिवर प्रेस करता है, रैंडम हाँ हाँ मूवमेंट्स करता है, बिल्कुल फिर लिवर प्रेस करता है, फिर उसको बाद में समझ में आता है कि ये मूवमेंट करने से फूड आएगा। और हाँ बिल्कुल हाँ, तो ये उसको कोई स्टिमुलेंट की वजह से ये पता नहीं चला है, उसको खुद पता चला है कि ये लिवर दबाने से खाना निकलता है। हाँ, फिर उसको वो मोटिवेशन मिलता है, ठीक हाँ है, और वो फिर जो मोटिवेशन मिला है उससे फिर वो दोबारा एक्टिविटी करता है, ठीक है। तो पहले वो रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्स के बाद उसको क्या मिलता है? स्टिमुलस मिलता है, ठीक है। स्टिमुलस कोई ऑब्जेक्ट, कोई मोटिवेशन उसको दिखाई दिया, और वो मोटिवेशन लेने के बाद फिर वो दोबारा अपना रिस्पॉन्स करता है, और जब तक उसको मोटिवेशन मिलता रहेगा वो रिस्पॉन्स करता रहेगा।
ठीक है, ऐसे ही हमारे साथ भी तो ऐसे ही होते हैं ना, जैसे हमने कल ही एग्जांपल दिया है यूजीसी नेट के पेपर के लिए, है ना, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वो लगा लो पेपर, आपने कोई एक पेपर दिया, ठीक है, और उस पेपर में अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आए तो आप क्या करते हो, कई बार सोच लेते हो कि भाई इसमें ही नहीं आए तो इससे बड़े वाले में क्या आएंगे, और मान लो अगर एक पेपर में आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं, ठीक है, तो आप करते हो कि अब मैं ये पेपर मैंने क्लियर कर लिया, अब इसके बाद मोटिवेशन आ जाता है हमारे पास कि अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेपर क्लियर करेंगे, हमारे आगे कोई स्टिमुलस नहीं है, हमें एग्जैक्टली कोई स्टिमुलस दिखाई नहीं दे रहा, मतलब हमारी सेंसेस के आगे नहीं है, हमारी फीलिंग्स में कि भी मेरे को ये पेपर क्लियर करना है। ऐसे उस चूहे को था कि मेरे को भूख लगी हुई है, मेरे को मेरी भूख मिटानी है, तो वो उसके अंदर था, इंटरनल था। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे जो आपकी ये वाली थ्योरी है ना, थॉर्नडाइक वाली, थॉर्नडाइक के क्या था, इसने एक थ्योरी दी थी ट्रायल और एरर वाली, ठीक है। अब ये एग्जांपल सिर्फ आपको मैं आपको बताती हूँ क्या था। जैसे आपकी कोविड वैक्सीन का ही ले लो, जब कोरोना आया तो हमने बहुत सारी वैक्सीन बनाई, ठीक है, हमने एक वैक्सीन बनाई, उसको टेस्ट किया, लेकिन वो क्या हुई, सफल नहीं हुई, ठीक है। फिर हमने क्या ट्रायल किया, हम देखो पहले हमने क्या किया, बनाई, हमने उसका ट्रायल किया, ट्रायल के दौरान हमने क्या देखा, उसके अंदर कुछ कमियां हैं, एरर है, ठीक है। फिर हमने दोबारा से उस एरर को दूर करने के लिए हमने दोबारा ट्रायल किया, दोबारा उसको हमने क्लियर किया, फिर देखा कि अब फिर कुछ कमियां आ रही है। तो इस तरीके से ट्रायल और एरर के तरीके से भी हम क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं। और इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट किया थॉर्नडाइक ने, थॉर्नडाइक ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि सिमिलर है, किसकी तरह मैम क्या सिमिलर है, नाम बताया आपने? थॉर्नडाइक। ये सिमिलर है किसकी तरह, स्किनर की तरह सिमिलर है। जैसे स्किनर ने किया था ना, उसने चूहे के ऊपर किया था, इसने बिल्ली के ऊपर किया है, ठीक है। ऐसे ही बॉक्स के अंदर इसने भी बंद करके रखा, उसने भी बंद करके रखा, बॉक्स में जैसे वहां पे लीवर था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चिटकनी है एक, या वो भी लगा लो चिटकनी की जगह यहाँ पे भी लीवर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चिटकनी खोलना, चिटकनी से तो हम ये समझते हैं कि भाई कोई ऐसी चीज ऐसे करके ओपन होने वाली है, लेकिन वहां पे उसके पंजे वाला काम था कि बिल्ली क्या करती है, पंजा मारती है और वो खुल जाता है। तो उसके अंदर भी ऐसा था, लेकिन बीएफ स्किनर में उसको स्टिमुलस दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है, स्टिमुलस नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन इस वाली ट्रायल और एरर वाली थ्योरी में क्या है कि उसको आगे स्टिमुलस दिखाई दे रहा है। क्या किया गया, एक बिल्ली को क्या किया, एक बॉक्स के अंदर बंद किया, ठीक है, बॉक्स के सामने उसके रख दिया खाना, खाना रखा था, बिल्ली भूखी थी, बिल्ली ने जैसे ही खाने को देखा, उसने ना बॉक्स में उछल कूद करनी शुरू कर दी, है ना, कभी बॉक्स की किस दीवार पे पंजे मारिए, कभी कहीं पे मारिए, कभी कहीं पे, उसको खाना दिखाई दे रहा है। तो बाय चांस उसने बहुत सारे ऐसे ही रैंडम कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, बाय चांस उसका पैर कहाँ पे चला गया, चिटकनी पे, उस पे जो भी लीवर था, चिटकनी थी, उसके ऊपर चला गया। वहां से उसने क्या किया, खाना लिया, और खाना उसको मिल गया, उसने खा लिया। फिर दोबारा उसने ऐसे ही किया, लेकिन जैसे जैसे वो दोबारा करती गई, उसके जो जो पहले ज्यादा उछल कूद करती थी वो कम होती गई, है ना, वो डायरेक्ट उस पॉइंट पे आ गई कि अब उसको ये पता चल गया कि अब मेरे को ये दबाना है तो मेरे को खाना मिल जाएगा। स्किनर वाली में और इस वाली में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि स्किनर वाली के अंदर स्टिमुलस डायरेक्ट नहीं था, हमें दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इस वाली में क्या दिखाई दे रहा है, हमें आगे कोई ना कोई मोटिवेशन, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हमें एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। ठीक है, अब शुरू करते हैं, इसको एक बार करते हैं एंड आपको फिर समझ आ जाएगा अच्छे से। स्क्रीन शेयर करूं मैं अपनी अब? जी। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, अभी ना इसके अंदर 3 लॉ आएंगे, ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ अफेक्ट, ठीक है, ये 3 लॉ आएंगे, और ये 3 लॉ ना आपकी केवीएस मदान की बुक में सिर्फ नाम गिवन है, इन 3 लॉ के, उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। वो जो ये लॉ है ना, वो इस थ्योरी से लिए गए हैं, ध्यान से देखना, पढ़ के देखना। मेरे को पता नहीं शायद का है, मैंने ऐसे देखा हुआ है कि उसके अंदर है, क्या बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे है, ठीक है। फिर हमें जो नंबर 1.34 जहाँ पे लर्नर और लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें ना इंपॉर्टेंट लर्निंग थ्योरीज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इंपॉर्टेंट लर्निंग थ्योरी। किसी को मिला, किसी ने देखा अभी बुक ओपन करके? मैम बुक हिंदी की है इंग्लिश की है? मैम पेज नंबर क्या था? अच्छा, मेरी बुक में पेज नंबर है 1.34, इंग्लिश में है मेरी बुक, ठीक है, और टॉपिक है लर्नर एंड लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स।
उसके नीचे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट लर्निंग थ्योरी, ठीक है। और इंपॉर्टेंट लर्निंग थ्योरी में यहाँ पे देखो, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3 नाम दिए हुए हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ रीडिंगनेस, दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अभी आप इनको अच्छे से समझ जाओगे जब मैं आपको समझाऊंगी। तो हम शुरू करते हैं टॉपिक। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मेरे को एक बार स्क्रीन के बारे में बताना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या था, थॉर्नडाइक ने ना एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम रखा ट्रायल और एरर थ्योरी, ठीक है। उसमें देखते हैं क्या किया इन्होंने। हाँ जी, देखो इस थ्योरी को क्या बोला जाता है, इसको साथ में इसका नाम है थ्योरी ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स भी बोला जाता है, ट्रायल एरर के बेस पे बोला जाता है, ठीक है, संयोजनवाद भी इसको बोला जाता है। ये इसके कुछ एक नाम है, आप देखना इनको पढ़ना। डायरेक्ट हम इसके काम पे आते हैं, क्या काम की बात है। ये थ्योरी पढ़ लेना, ये आपको समझ आ जाएगी आराम से, कुछ भी नहीं है। ये करेक्टरिस्टिक्स अभी मत करो, पहले एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं क्या है, ठीक है। मैं आपको बाद में करवाती हूँ। इसने क्या किया, वही एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको अभी बताया, एक्सपेरिमेंट किया एक कैट के ऊपर, ठीक है। क्या किया, एक बॉक्स में उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। जैसे ही उसने बॉक्स में उसको बंद किया, ठीक है, बॉक्स के अंदर क्या लगा दिया कि चिटकनी लगा दी। बॉक्स के दरवाजे ढक्कन को बंद करती थी, जो क्या करती थी, बॉक्स के दरवाजे को ढक्कन को बंद करती थी। जैसे ही चिटकनी पर पैर पड़ता तो वह क्या हो जाती, खुल जाती। और उसके बाहर उसने क्या रख दिया, एक मछली का टुकड़ा रख दिया, कुछ भी खाना रख दिया। और क्या हुआ कि बिल्ली जब बॉक्स के बंद जब बिल्ली क्या थी, बॉक्स के अंदर थी, तो उसने बाहर से देखा, उसने देखा कि भाई यहाँ पे तो मछली का टुकड़ा है, जिसको देख के ना उसके अंदर प्रोत्साहन बढ़ गया, उत्तेजना बढ़ गई एक तरीके से, ठीक है। वो प्रयास करती रही, प्रयास मतलब ट्रायल वो करती रही कि किसी तरीके से बॉक्स के बाहर निकले और उस टुकड़े को बॉक्स के बाहर निकल के इधर उधर पंजे मारने लगी। बॉक्स मतलब क्या, नहीं कहाँ गए थे हम, यहाँ पे थे। बॉक्स से बाहर निकल आए और टुकड़े को प्राप्त कर ले, ठीक है। तो उसने क्या किया, बॉक्स के अंदर ही उछल कूद करने लगी, इधर उधर पंजे मारने लगी। उछल कूद की क्या किया इसने, जब उछल कूद किया ना, तो एक ऐसा चांस आया, संयोग वंश क्या हुआ कि उसका पैर किसके ऊपर रखा, चिटकनी के ऊपर पैर रखा, ठीक है। और चिटकनी क्या होगी, वहां से खुल गई, और खुलते ही बिल्ली को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया, और तथा बाहर पड़े मछली के टुकड़े को प्राप्त कर उसने अपनी क्या करी, भूख मिटाई, ठीक है। अब इस पे क्या हुआ कि इसके अंदर उन्होंने ना, ये बिल्ली पर बिजली लिखा हुआ है यहाँ पे, बिल्ली कर लेना, बिल्ली पर कई बार दोहराया, ठीक है। बहुत सारे उसने क्या किया, ट्रायल की संख्या पहले बहुत सारी थी, लेकिन धीरे धीरे वो ट्रायल की संख्या क्या होती गई, कम होती गई। बार बार इस प्रयोग को दोहराने पर एक ऐसी स्थिति आ गई कि बिल्ली ने कोई भूल किए बिना, किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक नहीं की, और फिर क्या कर दिया उसने, एक बार में ही क्या कर दिया, चिटकनी को खोल दिया और बाहर जाकर अपना भोजन प्राप्त करने लगी, ठीक है। ये उसने 10 दिन तक किया। बिल्ली ने कुछ 5 प्रयास किए, अंत में बिल्ली ने सिर्फ एक ही प्रयास के द्वारा, लास्ट में उसने क्या सिर्फ किया, एक बार ही उसने किया, और क्या हो गया, बॉक्स खुल गया। और इसके लिए हमने बस, ये इसका थ्योरी थी, अब इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो सबसे पहले, जब ये जो थ्योरी है ना ट्रायल और एरर की, इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या किस किस चीज की जरूरत है हमें, ठीक है। मोटिवेशन, जब तक बिल्ली के अंदर मोटिवेशन नहीं होगा तो ये वो क्या पता उसका, मतलब कई बार क्या होता है हमारे अंदर ही देख लो, हमें पानी की प्यास लगी होती है, लेकिन सर्दियों के मौसम में, है ना, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम बेड से नीचे उठ के और पानी जाके ले ले। या कई बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल भूख लगी हुई है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि हम खाना बना दें। जब तक मोटिवेशन नहीं होगा तो हम भूख के ही बैठे रहेंगे, खाना खुद नहीं बनाएंगे। तो उसके अंदर मोटिवेशन होना जरूरी है। जब तक मोटिवेशन होगा तभी वो अपना क्या कर पाएगा, काम कर पाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, कोई ना कोई बैरियर भी जरूरी है, कोई ना कोई बाधा होनी चाहिए। जैसे बिल्ली के लिए क्या बाधा थी, वो दरवाजा बॉक्स बंद था ना, उस बॉक्स को खोलना था, वो उसके लिए क्या था, एक बैरियर था। इसीलिए हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी बाधा का होना आवश्यक है।
इसके अगर कोई बैरियर नहीं होगा, कोई आपकी लाइफ में कोई मुश्किलें नहीं आएगी, कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगा, तब तक आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे, है ना। बोलते हैं ना ठोकर लगना भी जरूरी होता है, ठोकर भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो यदि कोई बाधा नहीं होती तो कोई भी कुछ सीख नहीं पाता। नेक्स्ट क्या है कि रैंडम मूवमेंट, जब तक वो रैंडम मूवमेंट ही नहीं करेगी, चलेगी ही नहीं, कुछ ट्राई मोटिवेशन भी है, ठीक है, और बैरियर भी है, लेकिन कुछ कर नहीं रही, सिर्फ बैठी है ना, तो कैसे काम बनेगा, तो भी नहीं बनेगा। रैंडम मूवमेंट, तो उसको क्या करना है कि जैसे बिल्ली के केस में क्या हुआ कि वो बहुत बार कभी यहाँ उछलती कभी वहां, पर उसने अपने मूवमेंट करती रही वो, ठीक है, कुछ ना कुछ करती रही, ताकि कभी ना कभी तो अपने प्रयास में क्या हो, वो सफल हो। ये सुना है ना आपने, जब बल्ब का आविष्कार हुआ था, है ना, बल्ब में आविष्कार के अंदर क्या हुआ था कि उन्होंने 99 टाइम क्या हुआ था, एक्सपेरिमेंट उनका फेल हो गया था। जब वो 100 बार 100 टाइम जब वो करने लगे, तब जाके ये आविष्कार क्या हुआ था, सफल हुआ था। अगर वो 10-12 बार करते और हार मान लेते तो क्या आज हमारे पास बल्ब नाम की कोई चीज होती, नहीं होती ना। तो ऐसे ही हमें रैंडम मूवमेंट भी करनी है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रैंडम मूवमेंट के साथ साथ हमें जो हमने गलत चीजें, अब एक बात बताओ, आप यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हो, ठीक है, यूजीसी नेट के पेपर में आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ, लेकिन आपने ये नोटिस किया कि मेरे इस पेपर में ये कमी थी, ठीक है, और अगर आप वो कमी दूर नहीं करोगे, उसको एलिमिनेट नहीं करोगे, उसको साथ नहीं रखोगे, तो अगली बार भी आपका पेपर क्लियर नहीं होगा, फिर आपको वही प्रॉब्लम आएंगी। तो यहाँ पे भी यही बात है कि आपको जो रॉन्ग रिस्पॉन्स आपने किए ना, दीवार पे उधर उधर पंजे मारे और उससे कोई रिजल्ट नहीं आया, तो वो आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, उनको दूर करना पड़ेगा, ठीक है। चांस सक्सेस, इसके अंदर क्या है कि भाई जो भी आप कुछ भी रैंडम मूवमेंट्स जो आप करते हो, ठीक है, उसके कुछ ना कुछ सफल पॉइंट जरूर निकल के आएंगे, अभी नहीं आएंगे तो बाद में आएंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, सिलेक्शन, सिलेक्शन भी आना चाहिए ना। जैसे कि जो भी रैंडम मूवमेंट करी, उसके अंदर क्या हुआ कि उसने चयन किया, ठीक है, कि अब उसको पता चल गया कि बॉक्स की चिटकने दरवाजा तथा दरवाजा खुल जाते हैं, दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। सिलेक्शन करने से भी हमारा क्या होता है, लर्निंग होती है, मतलब ये भी बहुत जरूरी है आपके लिए। फिर स्थिरता भी जरूरी है। अब एक बात बताओ, अंत में बिल्ली ने सभी गलतियों और सभी गलत प्रयासों को छोड़कर यही प्रयत्न करना सीख गई, तथा वह बिना किसी, ठीक है, बिना किसी गलती के त्रुटि के पहले ही प्रयास में उसने क्या कर दिया, दरवाजा खोलना सीख लिया। इस प्रकार नियंत्रण प्रयास करते हुए जो भी उसने कमियां की थी, जो भी भूल थी, वो कम होती चली गई और अपने इनकरेक्ट रिस्पॉन्स पे करेक्ट रिस्पॉन्स पे आ गई। अब उस करेक्ट रिस्पॉन्स पे बने भी रहना है, ठीक है। स्थिरता भी जरूरी है आपकी, फिक्स भी जरूरी है। देखो यहाँ से क्या किया, सीखने वाले व्यक्ति का अपना उद्देश्य व लक्ष्य होता है, ठीक है, हर एक व्यक्ति का अपना क्या होता है, कोई ना कोई मोटिव होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था, बॉक्स से बाहर निकलना था। निश्चित उद्देश्य के पश्चात हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, पहले हम अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव के बाद हम बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारे टास्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इन अनुक्रियाओं में से कुछ अब देखो यही बात है ना, यूजीसी नेट में हम तैयारी करते हैं, अगर आपको कोई गाइड ना करेगा तो आप बहुत सारे काम तो करोगे, लेकिन उसमें से क्या होगा कि 20% आपका ऐसा काम होगा जो बिल्कुल ही आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं होगा। जो मेरे साथ हुआ, मेरे साथ स्टार्टिंग में ऐसे ही हुआ कि मैंने जब नोट्स बनाए ना, तो मैंने नोट्स बहुत 3-4 बार मैंने नोट्स बनाए, जो स्टार्टिंग के नोट्स थे वो मेरे टोटली वेस्ट थे, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। मैं वैसे कुछ भी आया यूट्यूब पे लिखती चली गई, तो वो क्या था, मेरे लिए गलत था ना वो। तो इसके अंदर यही बात बोली गई है कि कुछ ना कुछ हमें क्या करती है, कहाँ पे थे हम, उद्देश्य अर्जित करने में सहायता करती है। और फिर क्या होगा, यहाँ से हमारा क्या होता है, मोटिवेशन में हमारी हेल्प मिलती है, हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हमारी हेल्प मिलती है। फिर जो हमने, अब वो हमारी आदत का हिस्सा बन जाती है। अब कई बार क्या, जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना योगा की, अगर योगा की प्रैक्टिस करते रहें तो हमारी एक हैबिचुअल बन जाती है। अगर हम किसी दिन ना करें ना प्रैक्टिस, तो हमें बड़ा अच्छा फील नहीं होता, हमें ऐसा लगता है कि हमारा कुछ आज गुम होगा, है ना, कुछ मिसिंग है। तो ऐसे ही जब उसने वो सारी क्रियाएं करी है तो उसकी वो आदत बन गई, ठीक है। अब यही होता है ना कि हम पहले किसी चीज को सीखते हैं, कैसे ये ओपन होगा, कैसे ये क्लोज होगा, जब हम सीख जाते हैं तो वो हमारी हैबिट हो जाती है, अब हमें पता है, अब हमें सोचना नहीं पड़ता उसको खोलने से पहले, हम डायरेक्ट खोल देते हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ तक करना है आपको, ये वाले पॉइंट नहीं करने, ये आपके काम के नहीं है। क्या हो गया, हाँ, ये आप पढ़ के देखना, ये वाले 2 आपको नहीं करने, पढ़ना है तो पढ़ लेना, इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन आपके काम का नहीं है।
ठीक है। उसके बाद ना इसी के अंदर, इसी थ्योरी के अंदर क्या आते हैं आपके, लॉ आते हैं कुछ, ठीक है। लॉ ऑफ लर्निंग जो मैं आपको बता रही थी आपकी बुक में मिलेंगे। हिंदी मीडियम वाले आप यहाँ से देखना, ये तत्परता का नियम, ठीक है। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होता है, देखो बिल्ली के केस में देखते हैं हम। बिल्ली तैयार थी ना, बिल्कुल एक्साइटेड थी, है ना, बिल्कुल एक तरीके से पॉइंट टू पॉइंट रेडी थी वो, कि अब मेरे को खाना खाना है, मेरे को बनाना है, चाहे कुछ हो जाए, मेरे को तो अपने प्रैक्टिस करनी है ना, तो वो रेडी थी। इसमें बोलते हैं कि इस नियम के अनुसार जब कोई व्यक्ति कुछ सीखने के लिए तैयार होता है तो वह बड़ी तीव्रता से और शीघ्रता से सीखते हैं। अब जब तक आपको यूजीसी नेट के लिए ये नहीं होगा कि मेरे को सीखना है, तो आप सीख नहीं पाओगे। और लेकिन जैसे ही आपके अंदर ये आता है ना कि भाई मेरे को तो इस साल पेपर क्लियर करना ही करना है, तो बस आप अब उसी दिन लग जाते हो कि हाँ इस चीज के भी नोट्स बना लूं, ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं। तो बहुत स्पीड से आप अपना काम शुरू कर देते हो कि हाँ अब मेरे को कुछ कमी नहीं करनी है ना। तो वो क्या होता है कि बड़ी तीव्रता, ठीक है, बहुत स्पीड और शीघ्रता के साथ सीखता है, जिसके उसका रिजल्ट क्या होता है कि उसे क्या होता है। अब एक बात बताओ, अगर आज का काम था, आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने थे, और अगर आपने वो 3 सब्जेक्ट पढ़ लिए तो आप बड़ा अच्छा फील करते हो कि मेरा जो आज का दिन था ना वो यूटिलाइज हो गया, ठीक है। लेकिन कोई किसी दिन ऐसा होता है कि आप वो काम नहीं कर पाते, तो आपको कितना बुरा लगता है कि यार आज का दिन खराब कर दिया, आज मैंने ये काम करने थे लेकिन मैं कर नहीं पाई, है ना, फील होता है। तो अगर आप लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब यही है कि आप हमेशा सीखने के लिए क्या रहते हो, तैयार रहते हो, ठीक है। अगर सीखने के लिए तैयार हो और फिर आप सीखना भी बड़े स्पीड से शुरू कर देते हो, और फिर आपको वहां से क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है, और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ मोटिवेशन। क्या भी बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ मोटिवेशन भी बोला जाता है, ठीक है। सिर्फ आपको इतना करना है। देखो नेक्स्ट सेकंड क्या है आपका, लॉ ऑफ इफेक्ट। क्या है ये, इफेक्ट। देखो प्रभाव का नियम क्या बोलते हैं, सुनो एक बार पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। इस नियम को प्रसन्नता व दुख का नियम, ठीक है, या तो लॉ ऑफ प्लेजर या पेन, लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन या अनोयंस भी कहा जाता है। हर कार्य का कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य होता है। भाई जो भी आप काम करते हो, ठीक है, या तो आपको उस काम करने से क्या होगी, हैप्पीनेस मिलेगी, या तो आप खुश हो जाओगे, या आप क्या होगे, उस काम को करने से आप दुखी हो जाओगे कि मेरे को ये काम नहीं करना था। जैसे कुछ कार्यों को करने से हमें प्रसन्नता पूर्वक हो, कुछ कार्यों का अंश प्रसन्नता पूर्वक होता है, लेकिन कुछ कार्यों का दुखदायी संतुष्टि होती है, मतलब हमें दुख होता है कि ये गलत हो गया है ना, कुछ गलती हो गई। लेकिन जब प्रसन्नता होती है हमें किसी कार्य को करने में, तो हम उसको बार बार करने की सोचते हैं, ठीक है। हाँ अब मैं खुश हूं तो मैं दोबारा भी करूंगी, लेकिन तो इससे हमारी लर्निंग क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। लेकिन अगर बाय चांस जो आपने काम कर रहे हो उसके अंदर आपको रिजल्ट नेगेटिव मिल रहे हैं, तो आप दोबारा वो नहीं दोहराए जाते वो, है ना। इससे आपकी जो शक्ति है या आपका जो मोटिवेशन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है कि रिजल्ट तो मेरा अच्छा आया नहीं, है ना, फिर अब मैं क्या करूं। तो यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब यही है कि हर एक जो भी आप क्रिया करते हो, कोई भी जो भी आप लर्निंग कर रहे हो, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट होता है, ठीक है। या तो आपको प्रसन्नता होती है, या आप क्या करते हो, पेन फील करते हो, ठीक है। और जिस वजह से आपकी क्या होती है, लर्निंग अफेक्ट होती है, ठीक है, लर्निंग पे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। समझ आई आपको ये बात? यस जी, कोई मैम। भी। हाँ तो ये था इसके अंदर, और कुछ नहीं है, पढ़ लेना। आपने जो फर्स्ट का बताया लॉ ऑफ लर्निंग, तो इसका आपने फर्स्ट ही बताया है, मेन ये जो है मेन लॉज, इसका सेकंड पार्ट भी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, रुको रुको रुको, आपको सिर्फ ये सेकेंडरी लॉ नहीं करने आपको, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ओके आपको बस मेन लॉ के अंदर आपके 3 आते हैं, लॉ लॉ ऑफ रीडिंगनेस, लॉ ऑफ अफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, ये आते हैं आपके। ओके। हाँ ये वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं कहीं कहीं और से लेके आई हूँ ना, ये बीएड के है दरअसल। बीएड के पेपर में ना बहुत ज्यादा डीपली आती है चीजें, तो आपको इतना डीपली नहीं करना, आपको सिर्फ, मेरे पास हिंदी की बुक बीएड की थी इसलिए मैंने सिर्फ ये किया है, आपके लिए इतना इनफ है। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, लॉ ऑफ एक्सरसाइज का नाम क्या है, इसका मतलब क्या है कि अभ्यास का नियम, ठीक है। इस नियम का दूसरा नाम है उपयोग तथा अनुपयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज और डिसयूज। जैसे हमारी एक कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, मतलब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे एक मैन क्या होता जाएगा, परफेक्ट होता जाएगा। अगर हम किसी कार्य को बार बार करते हैं तो हम उसके अंदर एक, हमारे ब्रेन के अंदर क्या होता है, उसकी एक मेमोरी आ जाती है ना।
हम परफेक्ट हो जाते हैं बार बार करने से। जैसे आजकल आप कोई भी स्किल्स में जाते हो, अगर आप स्किल्स को हैबिचुअल हो जाते हो, ठीक है, आप करते रहते हो कई साल तक, आप उसकी वही काम कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है ना, आप उसके अंदर परफेक्ट हो जाओगे। तभी तो बोलते हैं एक्सपीरियंस, टीचर्स को ना एक्सपीरियंस के बेस पे भी रखा जाता है कॉलेज के अंदर। जिस टीचर का एक्सपीरियंस ज्यादा होता है वो क्या पता बड़े अच्छे तरीके से चीजों को समझता है, उसने बहुत सारी चीजें देखी है कि बच्चे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, अलग अलग तरीके के बच्चे देखे हैं, तो उसको प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है एक फ्रेशर टीचर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, लॉ ऑफ यूज। इसी के अंदर है लॉ ऑफ एक्सरसाइज के अंदर लॉ ऑफ यूज का मतलब क्या है, इस नियम पर इस बात पर बल दिया जाता है कि मनुष्य उसी कार्य को बार बार करता है जिसकी वह उपयोगिता समझता है। ठीक है, हम उसी कार्य को बार बार करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है, जो हमारे लिए यूजफुल ही नहीं है, हम उसको क्यों करेंगे। ठीक है, यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते हैं और उसे बार बार उपयोग करते हैं तो हमें उसे सफलतापूर्वक करना सीख जाते हैं, और इसमें क्या है, इस प्रकार उस कार्य में हम क्या हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं। लॉ ऑफ डिसयूज का मतलब क्या है, ये आप पहली दो लाइनों को छोड़ के नीचे वाला पढ़ोगे आसानी से समझ आ जाएगा। साधारण शब्दों में अभ्यास का नियम, या नहीं इसको पढ़ लेते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती है अनुपयोग के नियम के अंतर्गत अन्य बातें समान रहने पर भी यदि क्रिया अनुपयोगी होती है तो संयोग के निर्धारण में यह क्षीण हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि कुछ कार्य तो क्या होते हैं जो हम करते हैं उनसे हमें क्या होता है, इंपॉर्टेंस हमें पता चलते है कि भाई ये हमारे लिए यूजफुल है इसलिए मैं कर रही हूँ। ठीक है, और डिसयूज के अंदर क्या होता है कि जब मेरे को ये पता चलता है कि मेरे लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है, ये मेरे काम नहीं आने वाला, तो मैं उसको क्या कर देती हूँ, एलिमिनेट कर देती हूँ, वहां पे वो चीज क्या हो जाती है, कम हो जाती है मेरी। यहाँ से पढ़ो, यदि सीखने की किसी की क्रिया को बार बार दोहराया जाए तो वह प्रभावपूर्ण व स्थायी बन जाती है, और इसके विपरीत यदि सीखे हुए कार्य को दोहराने का आपको अवसर नहीं मिला, जो आपने कार्य सीखा था और आपने उसको रिवाइज नहीं किया, तो आप क्या करना शुरू कर देते हो, उसको भूलना शुरू कर देते हो, है ना। तो इसी तरीके बोले कि यहाँ पे जो आपने नॉलेज गेन किया वो कम होना शुरू हो जाती है, यह क्षीण हो जाती है, या हम ये बोल सकते हैं कि जो चीज आपकी यूज की नहीं है आप उसको डिसयूज कर देते हो। समझ जाते हो, लॉ ऑफ डिसयूज का मतलब ये है। समझ आई आपको बात। मैम वो तो लॉ ऑफ यूज का मतलब अपोजिट ही है ना, कि जो चीज ज्यादा यूज हो रही है और हाँ हम उसमें हाँ कुशल हो गए बार बिल्कुल बार यूज कर रहे हैं, इसमें हम बिल्कुल, कुछ कर ही नहीं रहे तो भूल ही गए। हाँ जी, समझ आ रहा है आपको, आगे समझ अब। हाँ जी, अगर ना समझ आया तो मेरे को अभी बोलो, कोई भी माइक ऑन करके। मैम डिसयूज इज, हम लोग अगर कोई टास्क यूजफुल नहीं है करके समझते हैं उसको हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करने से हम लोग धीरे धीरे उसको भूल जाते हैं, यही बताना आपने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ आया आपको। मेरे को आवाज नहीं आ रही किसी की। आया हम मैडम समझ जी। आ गया। हाँ जी, ठीक है, देखो ये थी आपकी ये वाली थ्योरी, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, मैं आपके देख लेती हूँ आपके है क्या नहीं कंटिन्यू। ठीक है, अब स्टार्टिंग पे चलते हैं इसका। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, लर्निंग इज अ कनेक्शन। ठीक है, इसने बोला है उद्दीपन सिद्धांत के अनुसार कोई भी जो आप लर्निंग की प्रोसेस करते हो में विभिन्न परिस्थितियों के साथ संबंध स्थापित होते हैं। आप बहुत सारी सिचुएशन के साथ अपने आप को रिलेट करते हो, बहुत सारी सिचुएशंस के साथ आप क्या करते हो, कनेक्शन बनाते हो। ठीक है, जैसे चूहे का केस ले लो, मछली, बिल्ली पर प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि अधिगम की क्रिया एक आधार स्नायु मंडल है या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आपकी। ठीक है, और रिलेट कनेक्शन बना हुआ है नर्वस सिस्टम का। अगर जब तक आप हमारे नर्वस सिस्टम से ही तो हम रिएक्ट करते हैं ना किसी चीज के बारे में, हमारी नर्व्स ही तो काम करती है वहां पे। समझ रहे हो मेरी बात। देखो, और सेकंड बोलते हैं यहाँ पे संयोजनवाद। इसमें संयोजन सिद्धांत के अंदर क्या बोला गया है कि संयोजन का मतलब क्या है, इन्होंने बताया कि संयोजन सिद्धांत मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में निविन विचारधारा तो है ही, साथ ही यह अधिगम का महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है। देखो ये जो आपका पॉइंट है ना, कनेक्शन वाला, ये यहाँ आपके वो जो टॉपिक आपके ना केवीएस मैदान की बुक में ना 10-15 फिलोसफी दे रखी होंगी। ठीक है,
वो मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक्स में ऐड की है। जब हम एक्स्ट्रा टॉपिक करेंगे ना तो वहां से आपको बड़े आसानी से क्लियर हो जाएंगे सारी की सारी पूरी। नेक्स्ट क्या है, नॉट अ कंप्लीट यूनिट। इसमें क्या बोला है कि जो मानव है ना वो कभी भी एक संपूर्ण इकाई नहीं, संयोजनवाद जो ये सिद्धांत है ये क्या मानता है कि मानव एक पूर्ण इकाई नहीं है, एक पूर्ण नहीं है। वह तो व्यवहार का विश्लेषण करता है, भाई वो अपने आप को एनालाइज करने का काम करता है। यह मत संयोग को महत्व देते हैं, बॉन्ड्स को महत्व देते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में जितने अधिक संयोग स्थापित करता है उतना ही बुद्धिमान माना जाता है। अब एक बात बताओ, अगर कोई एक टीचर आपको ऐसा मिल जाए कि उसको ना मैक्सिमम फील्ड्स की नॉलेज है ना, वो आपको फिलोसफी के बारे में भी बता रहा है, वो आपको साइकोलॉजी के बारे में भी बता रहा है, वो आपको बायोलॉजी के बारे में भी बता रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि उसने अपना ओवरऑल डेवलपमेंट किया, उसको लगभग हर चीजों का पता है। उसको ये भी पता है कि आज के टाइम अभी न्यूज में क्या चल रहा है, उसको ये भी पता है कि एग्जाम पैटर्न कैसे चल रहे हैं, उसको अपने सब्जेक्ट का भी पता है। तो जैसे जैसे हम जितने ज्यादा अपने बॉन्ड बनाते हैं उतने ज्यादा क्या माना जाता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग माना जाता है, ऐसा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग माना गया है कि वो उतना ही बुद्धिमान होता है। ये अपने अपने डिपेंड करते हैं आपकी थ्योरी क्या है, इस थ्योरी के अंदर बोली गई है ये सारी बातें। समझ आई आपको बात कि ये बातें किसके अंदर बोली गई है, इस थ्योरी के अंदर बोली गई है। ये आपकी थ्योरी थी, ठीक है, कुछ भी नहीं था, सिर्फ डिफरेंस इतना है बीएफ स्किनर में और ट्रायल एरर लर्निंग की थ्योरी के अंदर कि उसके अंदर आपको डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रहा था आपका कोई भी स्टिमुलस, यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिखाई देता है, ये फर्क है। समझ रहे हो बात? मैम हाँ जी, मैम ये ट्रायल एंड एरर में ये पहले बताई थी मोटिवेशन, बैरियर, ऑब्स्टिकल, रैंडम मूवमेंट, ये क्या था? ये क्या था? ये तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो भी बता रही है, ये क्या था? ये एलिमेंट्स है, ये फीचर्स है जो एक ट्रायल और एरर लर्निंग के अंदर होना जरूरी है। अगर ये आपके पॉइंट्स नहीं होंगे, आपके अंदर ये चीजें नहीं होंगी तो आपकी जो लर्निंग है ना वो ट्रायल और एरर के बेस पे हो नहीं पाएगी। ट्रायल और एरर लर्निंग को सीखने के लिए आपके अंदर मोटिवेशन भी होना जरूरी है, बैरियर भी होना जरूरी है, रैंडम मूवमेंट्स भी होने जरूरी है। समझ रहे हो? ये तत्व है, मतलब जो आप समझते हैं ना हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है आवश्यक तत्व, ये एलिमेंट्स है जो आपको जरूरी है कि ये सब होने जरूरी है, तभी आपकी ये लर्निंग ट्रायल और एरर बेस पे जो आप लर्निंग कर रहे हो वो अच्छी हो पाएगी। मैम मतलब जैसे कि ट्रायल और एरर, अगर आप सपोज मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो ये सारी कंडीशन मेरे अंदर होनी चाहिए तभी मतलब ये हाँ हाँ, आपके अंदर मोटिवेशन भी होना चाहिए, आपके साथ आपको कोई बैरियर भी होना चाहिए, आपको कोई बाधा भी लगनी चाहिए। अगर आपके लिए वो बैरियर ही नहीं है तो भी आप उसके अंदर फोकस नहीं कर पाओगे। आपको अपनी रैंडम मूवमेंट्स भी करनी है, आपको बार बार में चीजों को करके भी देखना। अगर आप बैठे रहोगे, अगर कुछ नहीं करोगे तो भी आपकी लर्निंग नहीं हो पाएगी। ये सारी चीजें जरूरी है आपके लिए। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। अच्छा मैम ये कह रहे हैं, अच्छा कोई बोल रहा है क्या? हाँ जी बोलो, फटाफट मैम बोलो। हम ये बोल रहे हैं कि ट्रायल एंड एरर मतलब ये तो हो सकता है कि मैम जो इतनी चीजें हैं जैसे मोटिवेशन हुआ, बैरियर हुआ और रैंडम मूवमेंट हुआ, और तो मतलब कि अगर हम ये सब इतना चीज रहेगा तभी तो हम ट्राई कर सकते हैं। हाँ जी, मैं एक मिनट अपनी स्क्रीन ऑन करती हूँ फिर मैं तो बोलना। हाँ जी, अब बोलो आप क्या बोल रहे थे विशाल जी? मैम ये बोल रहे थे कि जैसे ट्रायल एंड एरर लर्निंग है, मतलब कि जो ट्रायल करने के लिए इतने एलिमेंट चाहेगा तभी तो आदमी ट्राई कर सकता है, जिसके हाँ पास बिल्कुल, ये मोटिवेशन तभी ही भी नहीं रहेगा। पॉसिबल है। मैम अगर हाँ यही मैम मतलब है इनका। हाँ कि अगर हम मेरे पास उत्साह ही नहीं रहेगा, हम कुछ काम ही नहीं करेंगे तो गलती होगी कैसे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी जरूरी है ना? तभी तो हमें, तभी तो इसका नाम है ट्रायल और एरर। एरर आएगी तभी तो ट्रायल करेगा, फिर ट्रायल पॉसिबल होगा। अगर एरर ही नहीं होगा तो ट्रायल कैसे करोगे आप? समझ रहे हो बात? हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन फटाफट पूछो मुझसे। कोई और, किसी को कोई और भी दिक्कत, कोई ऐसे मैम कहानी ना में घबराने। समझाइए आप थर्नाडाइक और स्किनर को। थर्नाडाइक और एक और क्या पढ़ाया था आपने? बीएफ स्किनर। हाँ, एक कहानी में बता दीजिए मैम, जैसे आपने अभी बताया था ना पेल्विक और वो। देखो कहानी में, देखो हमें, मैं आपको थोड़ा सा
और ऊपर ऊपर से बताती हूँ क्या है। स्किनर थ्योरी में एक्सपेरिमेंट किया गया चूहे के ऊपर, ठीक है। थॉर्नडाइक थ्योरी में एक्सपेरिमेंट किया गया बिल्ली के ऊपर। स्किनर थ्योरी के अंदर क्या था कि आगे कुछ भी स्टिमुलस नहीं था, आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था उसको, जो भी था उसके इंटरनल मोटिवेशन था, ठीक है। लेकिन ट्रायल और एरर थ्योरी में क्या है कि आपको आगे एग्जैक्टली दिखाई देता है कि यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ स्टिमुलस है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है जो आपको प्रेरित कर रहा है, मेरे को ये लेना है, ये काम करना है। इसके अंदर बाकी जो एक्सपेरिमेंट का सेटअप है लगभग सेम है। उसके अंदर बिल्ली को रखा, इसमें एक्सपेरिमेंट के सेटअप के अंदर चूहे को रखा, और कोई भी इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। हाँ, बस इतना है कि उसने जो थ्योरी बीएफ स्किनर ने थ्योरी दी थी, उसने उसको थोड़ा छोटा रखा है, और जो ये ट्रायल और एरर की थ्योरी है इसने थोड़ा बड़ा कर दिया, इसने थोड़ा ज्यादा और रिलेट किया। इसने लॉ ऑफ एक्सरसाइज के बारे में बताया, लॉ ऑफ रेडीनेस के बारे में बताया, लॉ ऑफ अफेक्ट के बारे में बताया, इसने थोड़ा सा और बढ़ा दिया इस चीज को, ठीक है। ज्यादा इसके यूज बता दिए, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। मैम मैम अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा वो भी थोड़ा बता दे, चलिए तो ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, दिमाग में बैठ जाएगा। क्वेश्चन पता क्या होगा, आपको एक लेगी, बोला जाएगा, जैसे कोई भी स्टोरी की फॉर्म में स्टेटमेंट मिल जाएगी आपको कि कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर आपको 4-5 थ्योरी के नाम मिलेंगे, आप ये बताओ कि ये स्टेटमेंट किस थ्योरी के अकॉर्डिंग सेट होती है। अगर आपको आगे कोई स्टिमुलस दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्टिमुलस दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको रैंडम मूवमेंट करने के लिए नहीं रखा गया। जैसे पहले वाली जो हमारी थ्योरी थी, कौन सी हमने सबसे पहले थ्योरी हमने क्या की थी, पेवलव वाली ना, उसमें कुत्ते को, जो कुत्ता था उसकी कोई मूवमेंट नहीं थी, सिर्फ उसको बांध के रखा गया, उसने अपनी वहां पे कोई भी रैंडम मूवमेंट नहीं की, वो चला नहीं फिरा नहीं कुछ नहीं किया, सिर्फ उसके मुंह से नेचुरल चीजें निकलती गई, ठीक है। तो वो थ्योरी किसके लिए थी? अगर ऐसी कोई स्टोरी है, ऐसी कोई लाइन लिखी हुई है कि जिसमें आपका नेचुरल स्टिमुलस और आर्टिफिशियल स्टिमुलस को जोड़ा गया है, दो स्टिमुलस जहाँ पे गिवन है, तो वहां पे आप क्या थ्योरी, किस थ्योरी का ऑप्शन पे करेक्ट कर दोगे कि ये पेवलव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। और जिसके अंदर सिर्फ स्टिमुलस है ही नहीं, डायरेक्ट आपको ये बोला गया कि भाई ऐसा कुछ हुआ है और उसको फिर मोटिवेशन मिला, फिर उसने वापस किया, तो वहां पे आप क्या कर दोगे, बीएफ स्किनर की थ्योरी अप्लाई कर दोगे। और अगर आपको सिर्फ ये बोल दिया गया है कि आगे स्टिमुलस भी है और साथ में आप रैंडम मूवमेंट भी कर रहे हो, स्टिमुलस प्लस रैंडम मूवमेंट दोनों चीजें हैं, तो आप क्या करोगे, इसकी थ्योरी पे, ट्रायल और एरर थ्योरी पे आप क्या कर दोगे, टिक कर दोगे। इस तरीके से थोड़ा सा घुमा के, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट एग्जांपल दिया हुआ है चूहे का, वहां पे डायरेक्ट एग्जांपल शायद आपको चूहे का नाम मिले, कोई और एग्जांपल आपको दे दिया जाए, उसके बेस पे आपकी थ्योरी के नाम मिलेंगे, या सिर्फ इतना मिलेगा क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग और एरर कंडीशनिंग, इनके मैच करो कि भाई ये किसके लिए लगती है, ये किसके लिए लगती है, और ये किसके लिए लगती है। समझ रहे हो मेरी बात? समझ आ रहा है? मतलब हम ऊपर ऊपर से ही पूछेंगे, जैसे कि थ्योरी इसकी है, हाँ वो थ्योरी हाँ उसकी है, हाँ हाँ, कोई नहीं, अभी जैसे कल थर्ड चैप्टर पे आपका पूरा हो जाएगा, मैं तो सोच रही थी आज ही करवा देती हूँ आपको थर्ड, थोड़ा आसान ही है बिल्कुल। तो थर्ड के बाद तीनों चैप्टर्स के मैं क्या करूंगी, आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन ले आऊंगी, ठीक है, जिसके अंदर आपकी लर्निंग की थ्योरी, लर्निंग से भी क्वेश्चन हो, थ्योरी से भी क्वेश्चन हो, और थर्ड चैप्टर से भी क्वेश्चन हो, तो कुछ ऐसे अरेंज कर लूंगी, ठीक है। तो आपको थोड़ा और जी आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन, किसी और का कोई क्वेश्चन? आज के लिए इतना इनफ है, थर्ड चैप्टर करवाऊं, ज्यादा हो जाएगा है ना? जी मैम, बहुत बहुत है आज तो। ठीक है ठीक है, चलो कोई और कोई क्वेश्चन कुछ पूछना है आप सभी को, किसी को भी कुछ पूछना हो, मैम घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ मैम जी, इसमें मैम जैसे कि इसमें था पाब्लो वाले में नेचुरल स्टिमुलस और आर्टिफिशियल थे, इसमें सेल्फ से मोटिवेशन था, और मैम ट्रायल और एरर में ऐसा कौन सा वर्ड होगा? ट्रायल और एरर के अंदर होगा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, वहां पे ना तो कोई नेचुरल स्टिमुलस होता है और ना ही कोई नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, सिर्फ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स ना? हाँ, यहाँ पे पेवलव वाली में नेचुरल स्टिमुलस प्लस आर्टिफिशियल स्टिमुलस मिलेगा, ठीक है। हाँ जी, कोई और? यस मैम। हाँ जी पुष्पा जी।
मैडम लास्ट के जो 3 पॉइंट्स है ना, वो मैडम इन हाँ जी। शॉर्ट क्लियर कर दीजिए लास्ट के। ओके, लास्ट के 3 पॉइंट हमारे जो वो लॉ थे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ अफेक्ट। यस मैडम। देखो रेडीनेस का मतलब क्या है कि जब तक आप तैयार नहीं होंगे ना, मतलब आपको प्रिपेयर होना पड़ता है अंदर से कि आप बस अब रेडी हो और अब मैं जा रहा हूँ। अगर आपको बस में बैठना है और आप बस में बैठने के लिए तैयार ही नहीं हो तो आप कैसे जाओगे, चलना तो पड़ेगा ना। तो लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब भी यही बोलते हैं कि आपको कोई भी काम करना है तो आप तैयार हो जाओ, बस अब तो मेरे को करना है। और जब आप वो रेडीनेस करते हो तो आप उस काम को शुरू कर देते हो बड़ी स्पीड के साथ और फिर उस काम को पूरा भी करते हो। मैडम 1 मिनट मैडम, मैडम लास्ट के ना अधिगमन ही संयोजन है, लास्ट का एकदम लास्ट का 3 पॉइंट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ओके ओके, आप वो पूछ रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहे हो। हाँ। देखो यहाँ पे ये क्या है, लर्निंग इज अ कनेक्शन। सबसे पहले आपका ये है, लर्निंग क्या है, एक कनेक्शन है। कनेक्शन मतलब जब आप लर्निंग करते हो तो आप बहुत सारी चीजों से जुड़े हुए होते हो। अब जैसे आप लर्निंग कर रहे हो तो आप किससे जुड़े हो, मुझसे जुड़े हुए हो, है ना। आप अपने सिलेबस से जुड़े हुए हो, आपका जो मटेरियल है उससे जुड़े हुए हो ना। तो यहाँ पे इसने ये बोला है कि ट्रायल और एरर के अंदर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ये है कि यहाँ पे कनेक्शन है। कनेक्शन किस किसके बीच का है, बिल्ली के बीच का है, बॉक्स के बीच का है और उसके खाने के बीच का है ना। ये सब चिटिकनी जो वो है खोलने वाली उसके साथ है। तो यहाँ पे क्या है, कनेक्शन है। लर्निंग इज अ कनेक्शन। लर्निंग बिना कनेक्शन के हम लर्निंग कर ही नहीं पाएंगे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। वैसे भी कॉमन सेंस है, बिना लर्निंग कनेक्शन के बिना होगी नहीं। ठीक है। यस मैडम। जो हाँ, सेकंड जो है आपका संयोजन सिद्धांत, ये मैंने आपको बोला है कि जब आप एक्स्ट्रा टॉपिक आएंगे ना, एक्स्ट्रा टॉपिक के अंदर 10-15 फिलोसफी आपकी गिवन है इसमें, केवीएस मैदान की स्टार्टिंग में सेकंड पेज के ऊपर होगी शायद। ठीक है, उसके अंदर इसका पार्ट है, ये उसी का पार्ट है। ये मैं देख लेती हूँ एक बार, उसी का पार्ट है, हम वहाँ करेंगे इनको। हाँ जी, इसी के अंदर आ जाएगी ये चीज। ठीक है। नेक्स्ट आपका नॉट अ कंप्लीट यूनिट। थर्ड पॉइंट के अंदर क्या है कि इस थ्योरी ने, संयोजनवाद सिद्धांत ने क्या माना है कि एक ह्यूमन कभी भी एक पूरी इकाई नहीं होता। ठीक है, वो पूरा नहीं होता। वो अपने, अब जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो वो कंप्लीट नहीं है, वो धीरे धीरे करके चीजें सीखता है, वो बहुत सारी चीजें अपने अंदर गेन करता है, वो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। तो इसने यही बोला है कि हर रोज हर पर्सन अपने व्यवहार का विश्लेषण करता है, एनालाइज करता है। हम चाहे डायरेक्टली अपने आप को ये एनालाइज नहीं कर रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे अंदर धीरे धीरे रोज कुछ ना कुछ चेंज हो रहे हैं। ठीक है, कुछ टाइम बाद आपको पता चलेगा कि भाई मैं पहले ऐसी थी, मैं पहले ऐसा बिहेव करती थी, अब मैं ऐसा बिहेव करने लगी हूँ। तो इसलिए इसने बोला है कि ह्यूमन बीइंग इज नॉट अ कंप्लीट यूनिट। साथ में एक ये बात और बोली है कि आप जितने ज्यादा आपके बॉन्ड होंगे, ठीक है, जितने ज्यादा आप चीजों से जुड़े हुए होंगे, उतने ही ज्यादा आप क्या होगे, बुद्धिमान होंगे। समझ आई आपको बात? यस मैडम। थैंक हाँ यू जी, कुछ और? हाँ जी मैडम। पुष्पा जी। थैंक यू मैम हाँ जी पुष्पा जी। किसी को मैम ये ये दो पुष्पा है क्या हमारी क्लास में? बीएड। यस मैम। दो पुष्पा इसी है। को हाँ जी मनीषा जी। मैम आप हाँ इसी एक को बार पहले। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो हम कहते हैं हमारे इसमें एनाटॉमी में, हाँ जी वही कह सकते हैं इसे। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी पुष्पा जी, अब आप बोलो। बीएड वाले मैम आप मैं बोल रहे थे कुछ। बीएड वाली बुक से पढ़ाते हो क्या? ये जो थ्योरीज है ना, ये सिर्फ मैंने यहाँ से ली है। यहाँ से बीएड के अंदर बहुत ज्यादा गिवन है। हिंदी मेरे पास इंग्लिश में थी थ्योरी, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि इंग्लिश में शायद इंग्लिश वालों को भी समझने में थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, क्योंकि बहुत टिपिकल दी हुई थी। तो इसलिए मैंने यहाँ से हिंदी में जितना आपके लिए जरूरी था वो सिर्फ कट किया है और आपको बीएड की बुक में से करवाया है। मैम मैम लैंग्वेज मैम हाँ जी बहुत डिफिकल्ट है मैम, चाहे हिंदी को चाहे इंग्लिश की। मैम जो आप पीडीएफ भेजी थी वो हम पढ़े थे, तो उसमें बस ये पता चला हाँ जी। पाब्लो को इस रिसर्च के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, बस यही पता चला। कौन? कोई बात नहीं विशाल जी, अब आपने मेरी सुन ली ना, आप पढ़ के देखना। ये ऐसा ही होता है, हिंदी हाँ, है ना। इंग्लिश कुछ नहीं होता। हिंदी में मेरे को हिंदी थोड़ी टफ लगती है इंग्लिश के कंपैरिजन में, अरे उसका लेकिन कोई नहीं, आ जाएगा समझ। हाँ जी पुष्पा जी, माइक ऑफ करें आप अपना, या कुछ बोलना है तो बोल लें। सॉरी मैडम। घबराने वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ जी, कोई और? किसी और को कुछ पूछना हो?
चलो फिर चैंटिंग करें। हाँ जी मनीषा जी बोलो। नहीं, यही बोल रही थी मैम, मैंने हिंदी लिया है, वैसे मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में हुआ है, पर ना इंग्लिश में ढंग से समझ पा रहे हैं ना हिंदी में पा रहे हैं, मैं तो ऐसे ही हो रहा है, दोनों लैंग्वेज में प्रॉपर नहीं हो रहा है वो। मैम सबके साथ मैम सेम प्रॉब्लम है। अगर जिसको ये लगता है ना कि हिंदी में कर लेंगे मैम इंग्लिश में करा रही, तो उसको अगर ऐसी भ्रम है उसको, तो वो हिंदी भी पढ़ ले, नहीं समझ में आएगा। इतना मैम डिफिकल्ट लैंग्वेज है कि उसको करने में टाइम निकल जाएगा काफी, अगर ट्रांसलेट करते हैं तो। आप एक काम करना, जो मेरी पीपीटी है ना, अब वो पीपीटी पढ़ के देखिए आप लोगों ने, पीपीटी के अंदर भी आपको टफ लग रही है लैंग्वेज? नहीं नहीं मैम, पीपीटी मैम इजी है मैम। केवीएस मदान की बुक जो कहते हैं कि हिंदी में कराइए या इंग्लिश में कराइए, मैम हम उनके लिए बता रहे हैं कि हम करके देख चुके हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों ऊपर से चला जाता है। कुछ नहीं जाएगा, मैं आपको बोलती हूँ एक बार, सिर्फ इतना ध्यान, अब मैंने आपको जो बोला सिर्फ आप एक बार वो करके देखो, फिर आपको धीरे धीरे समझ आएगा। आप जो मैंने पीपीटी सेंड की है आपको, आप एक बार पहले उनको पढ़ो, ठीक है? अगर आप वो इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो फिर इंग्लिश में ही केवीएस मदान से क्या करके देखो, फिर वापस रीड करके देखो, लेकिन टॉपिक वाइज रीड करना, कि पहले जो मैंने आपको टॉपिक करवाया वही टॉपिक देखना है, इसके अंदर है, कहाँ पे है, किस पेज पे है, फिर आप उस टॉपिक को पढ़ के देखना, आपको समझ आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हम फटाफट एक ऐसी क्लास करेंगे जिसमें मैं आपको केवीएस मदान में से भी सारा करवा दूंगी, ठीक है? एक ऐसे कर लेंगे कि भाई किसी एक दिन जब आपकी यूनिट पूरी हो जाएगी उसके बाद केवीएस मदान का भी एक पैटर्न बनवा दूंगी कि आपको पहले ये पेज पढ़ लो फिर उसके बाद ये पेज पढ़ो, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा आगे पीछे गिवन है। पहले अगर बच्चा फर्स्ट पेज पढ़ लेगा तो उसको फिर सेकंड पेज में दिक्कत आती है, एक सीरीज ही नहीं है, मैं आपको वो सीरीज बनवा दूंगी कि यस पहले मैम। आपको ये। मैम मैम सुनिए ना मैम, इसी मेरा एक्सपीरियंस बोलना था कि आपके पढ़ाने से पहले हम केवीएस मदान की बुक पढ़ लिए, और मैम जो टीचिंग एप्टीट्यूड था 2 बार से ज्यादा पढ़े, पूरा बुक भर डिजाइन बन गया था ब्लू पेन से रेड पेन से, पर समझ में कुछ नहीं आया। तो मैम जैसे आप पढ़ाई तो उसके बाद अब वो पढ़ते हैं तो मैम कनेक्ट होते हैं, ब्रिज बनता है। और नहीं तो ऐसे अभी इधर आधा कुछ दिया है, 6 पेज बाद दूसरा कुछ दे दिया, और दूसरे पेज पे कुछ दूसरा दे दिया है, तो कनेक्ट ही नहीं हो पाता है वो। हाँ तो कोई बात नहीं विशाल जी, मैं यही बोल रही हूँ कि एक दिन सब मैक्सिमम बच्चों के पास केवीएस मदान की बुक है, तो हम एक दिन ऐसा करेंगे कि केवीएस मदान की बुक के अंदर से हम उस बुक में से कर लेंगे एक बार, ठीक है? एक बार मैं आपको अरेंज करवा दूंगी कि पहले आपको ये पेज पढ़ो उसके बाद आप इस पेज पे जाना, तो आपको वो पेज अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है? लेकिन वो फिर हम कब करेंगे, एक बार हम अपना टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद करेंगे फिर। आप खुश, आप टेंशन मत लो, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है, बस घबराना नहीं है। हाँ जी, कुछ और कोई बात?